नमस्कार दोस्तों। अब तक हमने जो भी पहली, दूसरी और तीसरी वीडियो देखी उसमें संसाधन एवं विकास वाले चैप्टर में हमने संसाधनों का वर्गीकरण, संसाधनों के बारे में सीखा। इसके बाद आता है हमारा चौथी वीडियो। इस चौथी वीडियो में हम ये जानेंगे भूमि निम्नीकरण एवं संसाधनों का संरक्षण, यानी कि भूमि का निम्नीकरण एवं संसाधनों का संरक्षण किस प्रकार से किया जा सकता है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि भूमि निम्नीकरण और संरक्षण के उपाय कौन कौन से हैं। तो भूमि निम्नीकरण का अर्थ ये होता है भूमि की गुणवत्ता में कमी आना। कहने का अर्थ ये है कि पूर्वजों से, जो हमारे पूर्वज थे, वो एक पुराने समय से खेतों पर खेती करते हुए आ रहे थे, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि मानव ने अपने लालच के लिए, मानव ने स्वयं के लालच के लिए उनका दोहन करना प्रारंभ कर दिया या भूमि को नुकसान पहुंचाना प्रारंभ कर दिया। और भूमि को नुकसान पहुंचाने के कारण भूमि की गुणवत्ता में कमी आ रही है। भूमि की गुणवत्ता में कमी आने का मतलब है कि भूमि की अब उत्पादन क्षमता धीरे धीरे समाप्त होती जा रही है, या भूमि अम्लीय होती जा रही है, या भूमि क्षारीय होती जा रही है। तो दोस्तों इसमें हम देखते हैं कि भूमि निम्नीकरण एवं संरक्षण के उपाय। तो भूमि निम्नीकरण के उत्तरदायी कारण कौन कौन से हैं। तो भूमि निम्नीकरण का जो सबसे पहला उत्तरदायी कारण है वो है खनन। खनन में क्या होता है कि सामान्यतः जब खनिजों को खोदकर निकाला जाता है तो इस कारण से भूमि की गुणवत्ता में कमी आती है, क्योंकि बहुत सारे जो खनिजों का खनन करने वाली कंपनियां होती हैं वो सामान्यतः उन खनिजों का खनन करके उन्हें खुला ही छोड़ देती है, अर्थात भूमि के उस हिस्से को खुला छोड़ देती है। इस कारण से भूमि की गुणवत्ता में कमी आती है। दूसरा है दोस्तों अति पशुचारण। अत्यधिक पशुओं को चराने के कारण भी क्या होता है कि जो पशु होते हैं वो सामान्यतः क्या करते हैं कि अत्यधिक जब डंठल होते हैं उनको अत्यधिक ऊंचाई से, यानी कि उनको जब खींचते हैं तो खींचने के कारण क्या होता है कि मिट्टी का जो गठन है वो टूट जाता है, और मिट्टी के गठन के टूटने के कारण सामान्यतः जो भूमि है वो निम्नीकृत हो जाती है। इसी के साथ ये दोस्तों अत्यधिक सिंचाई। अत्यधिक सिंचाई में क्या होता है कि जब हम खेतों में अत्यधिक मात्रा में सिंचाई करते हैं तो सिंचाई के कारण क्या होता है कि जो निचले खनिज लवण होते हैं, नमक की मात्रा होती है, वो ऊपर की ओर आ जाती है, अर्थात निक्षालन की क्रिया के कारण सामान्यतः भूमि क्षारीय हो जाती है। औद्योगिक अपशिष्ट। औद्योगिक अपशिष्ट का अर्थ है कि उद्योगों से निकला हुआ बाहित मल या जो भी मल है, कचरा है, उसे सामान्यतः जब डाला जाता है, किसी स्थान पर भेजा जाता है, तो इसके कारण भूमि की क्वालिटी में अत्यधिक कमी आ जाती है। इसी प्रकार से दोस्तों पांचवा वनोन्मूलन। वनोन्मूलन क्या होता है? वनों को काटना। तो कहने का मतलब है कि वनों को जब काटा जा रहा है, तो हमने जैसे छोटी क्लासों में ये पढ़ा है कि जो वन होते हैं वो मिट्टी को बांधे रखते हैं, वन मिट्टी को बांधे रखते हैं। अब स्वाभाविक बात है कि जब वन कटेंगे तो इसके कारण भूमि की गुणवत्ता में कमी आती है। तो दोस्तों इसके हमने जो पॉइंट्स हैं वो देख लिए। सबसे पहला है खनन, अति पशुचारण, अत्यधिक सिंचाई, औद्योगिक अपशिष्ट और वनोन्मूलन, यानी कि ये ऐसे उत्तरदायी कारण हैं जिनके कारण भूमि निम्नीकृत हो जाती है। तो भूमि निम्नीकरण का अर्थ क्या हुआ? भूमि की गुणवत्ता में कमी आना भूमि निम्नीकरण कहलाता है। अब आता है दोस्तों संरक्षण के उपाय। अब संरक्षण के उपाय, यदि हम इस भूमि निम्नीकरण के कारण में सुधार कर लें तो ये निम्न, यानी कि इसके संरक्षण के उपाय हो जाएंगे। और संरक्षण के उपाय में जैसे दोस्तों सबसे पहला है खनन क्रियाकलापों पर नियंत्रण, अर्थात जितने भी खनन कार्य किए जा रहे हैं उन पर नियंत्रण किया जाए, यानी कि अत्यधिक जो खनन किया जा रहा है उस पर रोक लगाई जाए। दूसरा है दोस्तों बंजर भूमि का उचित प्रबंधन। सामान्यतः क्या होता है दोस्तों कि जब हम भूमि पर खेती कर रहे होते हैं तो खेती के दौरान अत्यधिक सिंचाई के कारण या अत्यधिक वर्षा ना होने के कारण, यानी कि वर्षा के ना होने के कारण या सामान्यतः उर्वरक की कमी के कारण भूमि बंजर हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में हम उस भूमि को परती छोड़ देते हैं, और परती छोड़ने के साथ ही सामान्यतः क्या होता है कि यह भूमि का निम्नीकरण है।
हमें क्या करना चाहिए, उसके लिए उचित प्रबंधन अपनाने चाहिए। जैसे कि हमने सामान्यतः देखा है कि जब भूमि अम्लीय या क्षारीय हो जाती है तो उनमें दालों की खेती की जाती है या सामान्यतः जिप्सम का छिड़काव किया जाता है, जिससे भूमि को सुधारा जा सकता है। तीसरा है पेड़ों की रक्षक मेखला बनाना। पेड़ों की रक्षक मेखला बनाने का मतलब क्या है कि सामान्यतः जो हमारा खेत है या जो भी हमारी जमीन है उसके चारों तरफ हम वृक्ष लगा दें। चारों तरफ वृक्ष लगाने से क्या होगा कि इससे भूमि निम्नीकृत कम होगी, अर्थात भूमि निम्नीकरण में रुकावट आएगी। अगला है दोस्तों पशुचारण पर नियंत्रण, अर्थात हमें अत्यधिक पशुचारण पर भी नियंत्रण लगाना चाहिए, जिससे कि हम सामान्यतः भूमि को निम्नीकृत होने से रोक सकें। इसी प्रकार से दोस्तों रेतीले टीलों को कांटेदार झाड़ियां लगाकर स्थिर करना। जितने भी रेतीले टीले होते हैं उनमें सामान्यतः क्या होता है कि पवन के प्रवाह के कारण जो रेत के जो टीले हैं वो अस्थिर रूप से एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होते रहते हैं। तो कहने का अर्थ ये कि इनके चारों तरफ हमें कांटेदार झाड़ियां, जो कि मरुस्थलों की विशेषता है, तो कांटेदार झाड़ियां लगाकर उन्हें स्थिर करना चाहिए, उन्हें दोस्तों स्थिर करना चाहिए। अब है दोस्तों मृदाओं का वर्गीकरण। मृदाओं के वर्गीकरण में हम सबसे पहले तो देख लेते हैं कि मृदा किसे कहते हैं। तो डॉक्टर बेनेट एक मृदा शास्त्री हैं जिन्होंने कहा था कि मृदा असंगठित पदार्थों की वह ऊपरी परत है, मृदा असंगठित पदार्थों की वह ऊपरी परत है जो कि मूल शैलों, चट्टानों व मृत्तिका के अंशों से निर्मित होती है। तो हम देखते हैं कि भारत में जो मृदा है वो किस किस रूप में पाई जाती है या किस किस रंग की पाई जाती हैं। तो दोस्तों इसमें सबसे पहले आती है हमारी जलोढ़ मृदा। कौन सी मृदा है दोस्तों? जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा में हम देखते हैं सबसे पहले इसकी विशेषताएं कि यह देश की विस्तृत क्षेत्र की मृदा है, अर्थात जो सबसे अधिक विस्तृत क्षेत्र में फैली हुई है। दूसरे नंबर पर आता है आयु के आधार पर इसके दो प्रकार हैं। जो जलोढ़ मृदाएं होती हैं वह आयु के आधार पर दो प्रकार की होती हैं, एक तो खादर और एक बांगर। खादर मृदाएं कौन सी होती हैं? खादर वो होती हैं जो कि नवीन जलोढ़ मृदा होती है उन्हें खादर, और पुरानी जलोढ़ मृदाओं को बांगर कहा जाता है। तीसरे नंबर पे दोस्तों इसमें पोटास, फास्फोरस व चूना युक्त होती है। ये मृदाएं पोटास, फास्फोरस व चूना से क्या होती है? युक्त होती हैं। और साथ ही अब इनके आते हैं क्षेत्र कि सामान्यतः जो जलोढ़ मृदा है वो कौन कौन से क्षेत्र में पाई जाती है। तो इसका प्रमुख क्षेत्र है सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र नदी घाटी का क्षेत्र। दूसरा है महानदी गोदावरी कृष्णा कावेरी नदियों का डेल्टा। और तीसरा है राजस्थान से गुजरात एक सकरे गलियारे के रूप में। दोस्तों इसको समझाने के लिए हम एक मैप का प्रयोग करेंगे और मैप की सहायता से हम आसानी से इनके क्षेत्रों को दर्शाएंगे। क्योंकि के बाद है दोस्तों काली मृदा। काली मृदा में हम देखते हैं कि काली मृदा को इसका रंग काला होने के कारण इसे रेगर मृदा भी कहते हैं। कौन सी मृदा? रेगर मृदा। तथा साथ ही यह कपास के लिए उपयुक्त है, यानी कपास की जो फसल होती है उसके लिए यह काली मृदा उपयुक्त है, क्योंकि यह सामान्यतः लावा युक्त जो मिट्टी होती है उसमें निर्मित होती है, अर्थात लावा जनक शैलों से निर्मित है। और इसी के साथ ही ये गीली होने पर काली मृदा में जल धारण की क्षमता अधिक होती है दोस्तों। और इसके साथ ही जब ये गीली होती है तो यह अत्यधिक चिपचिपी हो जाती है और शुष्क मौसम में इसमें गहरी दरारें पड़ जाती हैं। यदि हम इसके क्षेत्र की बात करें तो दक्कन के पठार का उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र, अर्थात महाराष्ट्र के जो आसपास का क्षेत्र है उसका उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र, तथा महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा और छत्तीसगढ़ में यह काली मृदा बहुतायत में पाई जाती है। काली मृदा बहुतायत में पाई जाती है।